डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक्चुअल में वेव नेचर को सपोर्ट करती है। जिस तरह से वेव के साथ, है ना, लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड होता है। कैसे पता लगता है? जो एनर्जी कैरी करती है वेव, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और वेव के अंदर जो एनर्जी का पैकेट होता है वो होता है फोटॉन। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स अपना पार्टिकल नेचर शो करते हैं। The photoelectric effect is an evidence that wave has particle nature too. Particle nature भी होता है वेव का। हाँ, वेव अपना वेव नेचर कहाँ शो करती है? इंटरफेरेंस में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जहाँ पर लाइट अपना वेव नेचर तो शो करती ही है, बट कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें लाइट अपना पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो इस तरह से एक छोटा सा पैराग्राफ होता है वेव नेचर से रिलेटेड। हाँ, डी ब्रॉगली ने भी कुछ बताया था। डी ब्रॉगली ने उल्टा बताया था। जिस तरह से वेव अपने साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड रखती है, उसी तरह से मूविंग मटेरियल पार्टिकल, जैसे एम मास का कोई छोटा पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल, अगर एम मास का कोई छोटा पार्टिकल है और वो बहुत हाई स्पीड से मोशन कर रहा है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। बिल्कुल उल्टा बताया डी ब्रॉगली ने, है ना। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हमें पता लगता है वेव के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड है। डी ब्रॉगली ने इसका रिवर्स बताया, किसी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। और डी ब्रॉगली की इस हाइपोथेसिस को, डी ब्रॉगली ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अपना एक थॉट रिलीज कर दिया। डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को फिर प्रैक्टिकली प्रूव भी किया डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में आप जो पढ़ते हैं ना एक्स रेज क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 100% पार्टिकल, उनका मास भी कैलकुलेट किया जा चुका है। जब इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत फास्ट स्पीड से मोशन करते हैं तो ये वेव नेचर शो करते हैं, और उस वेव की वेवलेंथ एक्स रेज की वेवलेंथ की ऑर्डर की होती है। तो मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है। आप लोग भी देखते हैं दिवाली की जो रॉकेट आप फायर करते हैं ऊपर, वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और उसके बाद अपना वेव नेचर भी दिखाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या थी लिखना, थ्योरी है, लिखिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to D. Broglie, there is always a wave. There is always a wave associated with. There is always a wave associated with moving material particle. Moving material particle. Moving material particle. Full stop. तो ये बात को सुनते और लिखते समय आपको लर्न हो जाए। डी ब्रॉगली के नाम के साथ इसकी हाइपोथेसिस दिमाग में फिट हो जाए। क्या कहा इसने? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल। फुल स्टॉप। दिस वेव is called this wave is called matter wave. This wave is called matter wave.
भाई मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव होगी उसको आप क्या कहेंगे? मैटर वेव. This wave is called matter wave. Okay. And the wavelength associated with and the wavelength the wavelength associated with the matter wave is called associated with the matter wave is called matter wavelength is called matter wavelength. Full stop. Full stop. तो हाइपोथेसिस की बात हो गई. अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. वेवलेंथ के लिए सिंबल सभी जानते हैं, लैम्डा इज द सिंबल फॉर वेवलेंथ. अब हम बात कर रहे हैं मैटर वेव्स की. कोई पार्टिकल जिसका कुछ मास होना चाहिए, है ना. अगर कोई पार्टिकल है, वेल नोन पार्टिकल जिसका कुछ मास है, ठीक है, अगर वो मोशन कर रहा है विद सम स्पीड v, है ना, तो m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, मोमेंटम क्या होगा? तो हम कहते हैं p इक्वल टू mv. तो डी ब्रॉगली ने मैटर वेवलेंथ के लिए एक फॉर्मूला दिया. मैटर वेवलेंथ. अब मैटर वेवलेंथ किसकी होती है? मैटर वेव्स की होती है. मैटर वेव्स क्या होती है? अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ऐसा माना था डी ब्रॉगली. ऐसी हाइपोथेसिस की डी ब्रॉगली. ओके, लाइन चेंज करके न्यू पैराग्राफ बनाकर लिखिए. इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, if a particle of mass m moving with if a particle of mass m moving with velocity v moving with velocity v, then according to de Broglie, wavelength of matter wave, then according to de Broglie, wavelength of matter wave associated with the moving particle is given as, then the wavelength of the matter wave associated with the moving particle is given as lambda equal to h upon mv. lambda equal to h upon mv. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. p मोमेंटम, mv मोमेंटम. तो ये डी ब्रॉगली ने जो डायरेक्ट रिजल्ट दिया, इसको कुछ फॉर्मूला से आप डिडक्ट भी कर सकते हैं. वी हैव टू वेल नॉन फॉर्मूलाज, E इक्वल टू h न्यू एंड E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर. वी हैव टू फॉर्मूलाज. इन दोनों फॉर्मूला से हम डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से जो लैम्डा का फॉर्मूला दिख रहा है उसको डिडक्ट कर सकते हैं. आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से ये मास मटेरियल पार्टिकल का मास होता है ना. और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उससे पता लगता है कि लाइट के साथ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और फोटोन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच. इसको आप डिडक्ट भी कर सकते हैं. तो आप चाहें तो लिख लें. प्रूफ, इसका प्रूफ h इक्वल लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p का प्रूफ भी देखें. देखिए, एनर्जी ऑफ अ फोटोन
एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होती है? E इक्वल टू एच न्यू। नेक्स्ट स्टेप में एच तो ऐसा का ऐसा, न्यू को आप लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। भाई थोड़ा चेक कर लेना, ये उल्टा तो नहीं लिखा मैंने, बताएं। न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सही है क्या? आपको बता रखा है। एक बात दिमाग में फिट कर ले, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, दो वेरिएबल है, इनका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा चेक कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हो गया गाइस। अब नेक्स्ट लिखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी, according to Einstein's mass energy formula, mass energy relation, according to Einstein's mass energy relation, E equal to m into c square, according to Einstein's mass energy relation, E equal to m into c square. Done guys? अगर Yes, मान लो sir. कोई m मास का पार्टिकल लाइट की स्पीड से मोशन कर रहा है, तब भी आइंस्टाइन का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है ये मैकेनिक्स से बिल्कुल अलग है। आप वो मत समझ लेना हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी, ये मैकेनिक्स से हटकर चल रहा है सारा खेल, मैकेनिक्स से हटकर चल रहा है। ओके, तो फोटोन की एनर्जी के फॉर्मूले से आपने इक्वेशन 1 तक पहुंचे। आइंस्टाइन का फॉर्मूला आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ओके, मास एनर्जी रिलेशन सबसे पहले आइंस्टाइन ने दिया था। इक्वेशन 1 और 2 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एनर्जी को इक्वेट किया गया, एनर्जी को एक सी कैंसिल कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी लिख सकते हैं क्या? एक सी कैंसिल, ये लीजिए, तो यहां बचा ओनली एच, ऊपर एच बचा। लैम्डा को मैं लेकर आ गया है ना LHS में, और m इंटू सी को RHS में, डिनोमिनेटर में, RHS के डिनोमिनेटर। अब अगर कोई m मास का पार्टिकल c स्पीड से मोशन कर रहा है, c स्पीड ही होती है ना मैक्सिमम स्पीड, c क्या होती है? स्पीड। तो मास इंटू स्पीड भी क्या होगा? p, मोमेंटम, v के प्लेस पर c। तो अगर फोटोन के मोमेंटम की बात करें, वो जो E इक्वल टू एच न्यू है ना, तो फोटोन की अगर मोमेंटम की बात करें तो m इंटू सी, फोटोन का मोमेंटम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड ही होती है। नेक्स्ट, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, because m into c equal to p, momentum of photon। तो फोटोन के लिए, फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो डी ब्रॉगली ने सोचा ऐसा, उसकी एक हाइपोथेसिस थी, उसने पार्टिकल्स पर भी ये बात अप्लाई कर दी। बाद में एक्सपेरिमेंट से बात को, है ना, बिल्कुल एक तरह से बात को इसको प्रूव भी कर दिया गया। ओके, इस फॉर्मूले के नीचे लिखिए
इफ, पहले बताइए पहुंच गए ना सब यहाँ तक? यस सर। बड़ा कंफर्टेबली पहुंच गए होंगे। देखिए, इफ a particle of mass m is moving, if a particle of mass m is moving with velocity v, with velocity v, then full stop, then p equal to mv, full stop, then p equal to mv। तो अभी पढ़ते पढ़ते एक स्टेटमेंट तो पक्का लर्न हो जाए। क्या लर्न करना है? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। उसमें भी स्टार्ट की 2-3 लाइनें। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, there is always a wave associated with moving material particle, full stop। इतना लर्न हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, there is always a wave associated with moving material particle। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, स्टेटमेंट लर्न कर लिया, कभी है ना महीनों बाद एग्जाम में क्वेश्चन आया स्टेट डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, तो उसको याद नहीं आता है। स्टेटमेंट तो उसके ब्रेन में है बट उसको लिंक नहीं है, नाम के साथ स्टेटमेंट लिंक नहीं। तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस लर्न की है आपने, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्मूला काम का है ये। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, Heisenberg's uncertainty principle। Heisenberg's uncertainty principle। Heisenberg's uncertainty principle। चलिए, तो पहले तो बताइए, नाम सुना है हाइजेनबर्ग? यस सर। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ पूछता हूँ और बच्चे यस बोलते हैं, यस सर पढ़ा है, और स्टेटमेंट भी लर्न होता है काफी बच्चों को। बट मैं क्या करता हूँ, एक कहानी एक्स्ट्रा बताता हूँ इसके साथ जो सच है। हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट है, उसने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बहुत वर्क किया, बहुत वर्क किया, बहुत वर्क किया। पास्ट में जो वर्क उसने किया उसको सक्सेस नहीं मिला। कहते हैं हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जो हम सपने देखते हैं वो कॉन्शियस माइंड नहीं दिखाता है, कॉन्शियस माइंड सपने नहीं दिखाता है। ड्रीम्स हमें अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड है ना, जब हम अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं। एक और माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हाइजेनबर्ग अपने काम में बहुत ही है ना गहराई से लगा हुआ था, बहुत ही दिल से लगा हुआ था, बट सक्सेस नहीं मिला उसको। तो बहुत सर म्यूट हो गए सर। ऑडियो क्लियर है? हेलो, ऑडियो आ रहा है? यस सर। ओके, तो हाइजेनबर्ग अपने काम में बहुत ही डीपली लगा हुआ था, उसको सक्सेस नहीं मिला। तो ऐसा होता भी है, अगर कोई पर्सन बहुत फोकस्ड होकर कुछ वर्क कर रहा है, बहुत ड्यूरेशन तक कर रहा है, और जब रात को आप सोते हैं तो हो सकता है सपने में वो बातें रिपीट होने लग जाए। और सपने में आदमी का माइंड बड़ा फोकस्ड होता है, बहुत फोकस्ड। पता नहीं आपके साथ हुआ नहीं हुआ, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सपनों में बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं, ऐसा भी एक्सपीरियंस हमने भी सुना है, बच्चे बताते हैं। खैर, अब आ जाते हैं हाइजेनबर्ग पर। तो हाइजेनबर्ग को कॉन्शियस कंडीशन में तो अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, बट सपने में उसके वापस है ना, सपने में प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, डेरिवेशन स्टार्ट हो गए, और उसको अपने सपने में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर सक्सेस मिल गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर सक्सेस मिल गया। और
उसने एक फॉर्मूला रिलीज किया, दी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी h/4 से कम नहीं हो सकता, ज्यादा होगा या इक्वल होगा, ऐसा कुछ बताया था किसने, हाइजेनबर्ग। एक्चुअल में कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो कहते हैं उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है ना। डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, पोजीशन, मोमेंटम दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मानते हैं क्या? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन जो भी है, मोमेंटम दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यस गाइस, वेक्टर ही होती है ना, पोजीशन वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, वेव एसोसिएटेड होती है तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं, है ना, बहुत माइक्रो लेवल पर डायरेक्शन चेंज होती है। तो बहुत ही माइक्रो लेवल पर हाइजेनबर्ग ने बताया था कि अगर किसी इंस्टेंट पर, किसी एक ही इंस्टेंट पर पोजीशन, मोमेंटम दोनों को करेक्टली मेजरमेंट करना चाहें तो वो पॉसिबल ही नहीं। एक्यूरेट मेजरमेंट दोनों का, पोजीशन का, ये पोजीशन है और ये मोमेंटम, ये तो अनसर्टेनिटी है, एरर है। अगर पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन, मूविंग मटेरियल पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम का एक ही मोमेंट पर एक्यूरेटली मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसा बताया था हाइजेनबर्ग। और फॉर्मूले में क्या कहा था, इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी बी दी अनसर्टेनिटी or error in the measurement of position and momentum of the particle, then their product always be greater than or equal to h/4 pi। h प्लैंक कांस्टेंट है, h/4 pi। इस फॉर्मूले का प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, खुद हाइजेनबर्ग के पास भी नहीं था। रीजन, वो जो कहानी बताई आपको ड्रीम वाली, तो ये एक ट्रू स्टोरी है जो हाइजेनबर्ग के साथ हुआ था। ऐसा कहते हैं जो ड्रीम्स होते हैं उसका स्टार्ट किसी को लर्न नहीं होता है, स्टार्ट याद रहता नहीं है, मेमोरी में डिलीट हो जाता है स्टार्ट। कभी भी आपको भी एक्सपीरियंस रहा होगा, कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना है तो उसका स्टार्ट कभी याद नहीं होता, सबसे ज्यादा क्या मेमोरी में रहता है, एंड। हाइजेनबर्ग के साथ भी ऐसा ही हुआ, डेरिवेशन हुआ उसके दिमाग में सपने में, लास्ट का रिजल्ट लकीली उसको याद रह गया, उसने बता दिया, लिख दिया। इसका प्रूफ आज तक किसी के पास नहीं। हाँ, एक्सपेरिमेंट से जब इसको यूज लेते हैं ये हमेशा सही पाया जाता है। स्टेटमेंट लिखी गई जो आपको पता है वही लिखना है। एक स्टोरी एक्स्ट्रा बता दी आपको जो ट्रू स्टोरी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, according to Heisenberg's uncertainty principle, according to Heisenberg's uncertainty principle, the इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, for a moving material particle, for a moving material particle, it is not possible to, for a moving material particle, it is not possible to, it is not possible to measure, it is not possible to measure the position and the momentum, the position and the momentum of the particle at an instant exactly. It is not possible to measure position and momentum of the particle at any instant exactly, at any instant exactly.
एट एनी इंस्टेंट की जगह एट एन इंस्टेंट एन कर देना, किसी एक इंस्टेंट पर पोजीशन मोमेंटम दोनों का एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो पूरा सुन ले। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल it is not possible to measure position and momentum of the particle at an instant exactly. Full stop. If half principle हुआ है ये, if delta x, if delta x and delta p, if delta x and delta p be the uncertainty, be the uncertainty in the measurement of position and momentum respectively, in the measurement of position and momentum respectively, then their product never less than 2, then their product never less than 2 h upon 4 pi full stop, then their product never less than 2 h upon 4 pi। तो इन दोनों अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्ट फुल स्टॉप के बाद आपने लिखा था इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी बी द अनसर्टेनिटी in the measurement of position and momentum respectively, then their product never less than 2 h upon 4 pi, h upon 4 pi full stop। फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिख लें, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमने कहा कम नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो इनका प्रोडक्ट h अपॉन 4 पाई से कम नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा। चलिए, दो बातें हो गई। अब नेक्स्ट, तो ये दोनों लर्न करना है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई थिंक ये आपको लर्न होगा। एक स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग और बता दी। नेक्स्ट हेडिंग, de Broglie wavelength of fast moving electron or moving electron। इसको इरेज कर सकते हैं आई थिंक। de Broglie wavelength of फास्ट लिखना चाहे तो लिखें, ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें हमें जो अभी थोड़ा बहुत सीखा है उसको यूज देना होगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या? W इक्वल टू क्यू इंटू वी। अगर चार्ज Q V वोल्ट
है ना, v वोल्ट पर है तो उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है बिकॉज है ना w इक्वल टू होता है q इंटू वी और ये w ही एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू 0 वाली स्टेट पर है, मोशन नहीं कर रहा। ठीक है, फिर इस इलेक्ट्रॉन को v कैपिटल V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसको किसी v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। अब आप कहेंगे v को नेगेटिव लो, दोनों को नेगेटिव ले रहा हूँ मैं, e का भी मैग्नीट्यूड v का भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ही एक्सेलरेट होंगे। हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो कैपिटल V एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन को उसकी रेस्ट स्टेट से मोशन वाली स्टेट में ला देता है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। लेट किसी टाइम t पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है बिकॉज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ने उसको एक्सेलरेट किया और किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी है v, स्पीड v आप यही कहेंगे स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है तो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और वो हाई स्पीड से अगर मोशन कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होगी, h अपॉन p, h अपॉन एम भी कहें या h अपॉन p अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। एक बात, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए वर्क किसने किया बताइए, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था तो वर्क किसने किया, तो आवाज नहीं आई, पूछे किसी से, बस जल्दी बताएं, थोड़ी सी आवाज आ जाए आपकी बस। इलेक्ट्रॉन 0 स्पीड पर था, उसको मोशन कराने के लिए किसने वर्क किया और किसने किया, क्या चक्कर है? किसने किया, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पर वर्क करता है और इलेक्ट्रॉन में क्या स्टोर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हैं E into V, this is the work, E into V, this is the work done by accelerating potential on electron. If at an instant t its speed is v, then the kinetic energy associated with electron is this, where m is what, mass of electron. तो पहले इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, ठीक है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ने इतना वर्क किया और वो वर्क किसमें स्टोर हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों से क्या पता लग रहा है, इन दोनों से पता लग रहा है EV इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, स्मॉल m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये पता लग रहा है। ठीक है, अगर मैं एम बी स्क्वायर को ध्यान से देखूं तो उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कुछ भाई बताइए। Yes, sir. ऐसा कहते हैं ना, m से प्रोडक्ट m से डिवाइड, तो m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, m से प्रोडक्ट m से डिवाइड, m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाता है, p स्क्वायर। तो दिस इज आल्सो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ p स्क्वायर अपॉन l। तो मैं p को यहाँ पर क्यों दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जाकर मुझे p की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए p क्या होगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2mev, सही बात है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2me कैपिटल V। ये जो p की वैल्यू है, इस p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me कैपिटल B। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इसमें
कैपिटल V को छोड़कर, कैपिटल V मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, कैपिटल V को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है। ट्रू। प्लैंक कांस्टेंट 2 इज अ नंबर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिक्स्ड होता है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होता है। तो कैपिटल V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी वेवलेंथ, मूविंग मटेरियल पार्टिकल, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी वो V पर डिपेंड करेगी। हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हम क्या करने वाले। हेडिंग के बाद स्टार्ट कीजिए, लिखिए कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, m हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन के मास के लिए सिंबल। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, consider an electron of mass m accelerated from rest, accelerated from rest, accelerated from rest, find an accelerating potential V by an accelerating potential V, okay. If small v लिखना है, if v be the small v, final speed of the electron, if v be the final speed of the electron, then kinetic energy, then kinetic energy of the electron, then kinetic energy of the electron k equal to half mv square, okay, तो इसको 1 नहीं करें, हाफ mv square, ठीक है। देखिए वर्क डन बाय वन के बाद वर्क डन बाय डी accelerating potential, work done by the accelerating potential on the electron, work done by the accelerating potential on the electron, W equal to E into capital V. अब एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी में स्टोर हो जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, W equal to K, W equal to K, और कहां तक पहुंचना है आपको, इक्वेशन नंबर 3 तक। तो यहां पर आपने यूज कर लिया यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 3 तक पहुंचना है। तो बहुत इजी टॉपिक है, क्या पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत मैकेनिक्स। इक्वेशन थर्ड तक पहुंच जाए तो इंफॉर्मेशन दे देना। यस सर। यस सर। तो फटाफट पहुंच गए, कोई पीछे रह जाए तो भी बता देना। इक्वेशन 3 तक यहाँ पर ध्यान रखना, mv स्क्वायर को p स्क्वायर अपॉन n लिख सकते हैं,
here p is what, मोमेंटम mv। चलिए इक्वेशन 3 के बाद अब याद करना होगा डी ब्रॉगली को, टॉपिक ही उसका है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to de Broglie, wavelength of matter wave, wavelength of matter wave associated with moving electron, according to de Broglie, wavelength of matter wave associated with moving electron, associated with moving electron। तो ये लिखना है, क्या लिखना है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। उसके बाद इक्वेशन 3 को यूज लेकर ये एक्सप्रेशन, तो कैपिटल पी मोमेंटम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं आज की क्लास में, कुछ हाइपोथेसिस, कुछ प्रिंसिपल। अब ये थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पोर्शन है। एक फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूले में सारे कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करें। ठीक है, पहुंच गए यहाँ तक? Yes, sir. तो आप जिस कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं, बताइए मुझे कोई एच की वैल्यू, कल कर रहे थे ना बात, 6.63, 10 to the power minus 34 आई थिंक, Yes, ऐसा sir. कुछ। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते होंगे आई थिंक 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये लिखना है, लैम्डा इक्वल टू 6.63 into 10 to the power minus 34। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए अंडर रूट में भी, फिर आप फटाफट सॉल्व तो कर ही देंगे। 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31 mass of electron into 1.6 into 10 to the power minus 90, ठीक है, into कैपिटल B, कैपिटल B। अब आपकी इच्छा हो तो कैलकुलेशन करें, अदरवाइज एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कई सालों से मुझे तो लर्न है, आपको भी करना होगा। क्या, 12.27 अपॉन अंडर रूट कैपिटल V, 12.27 अपॉन अंडर रूट कैपिटल V एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम है ना, तो ये होता है, लेंथ की यूनिट है एंगस्ट्रॉम, कोई फैक्टर नहीं है। माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ये तो फैक्टर्स होते हैं, यूनिट लेस फैक्टर होते हैं। माइक्रो को कहीं भी यूज ले सकते हैं किसी के साथ भी, बट एंगस्ट्रॉम लेंथ के लिए ही होता है, ओनली लेंथ के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए होता है एंगस्ट्रॉम, मीटर एसोसिएटेड होता है इसके साथ। 12.27 रूट बी, तो कैलकुलेशन करेंगे तब पता लगेगा। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 12.27। अगर आपसे कह दें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट है, लैम्डा आप बता देंगे आप? अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना है क्वेश्चन में, 100 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन के साथ जो मैटर वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सही बात, 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुके हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बता देते हैं, लैम्डा पूछ लेते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये जो रिजल्ट है इससे आप प्रोटॉन के लिए भी गाइस पता कर सकते हैं। अगर आप प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ध्यान दें, वी पोटेंशियल से प्रोटॉन को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव वी पोटेंशियल से। तो बस चेंज क्या आएगा, स्मॉल एम, मास ऑफ प्रोटॉन लिखना होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन हैवी पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो प्रोटॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, हैवी होते हैं इसलिए। इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल होते हैं, वेवलेंथ ज्यादा होती है इसको। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं, ओके, और प्रैक्टिकल्स में मिलते हैं। कुछ और इंस्ट्रक्शन मैं ग्रुप में सेंड करूंगा तो आप देख लेना।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.